नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आज का सूरज पाकिस्तानी सीमा की तरफ से फायरिंग के साथ उगा। यहां पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 2 बेकसूर हिंदुस्तानी नागरिकों की मौत हो गई और करीब दर्जन भर गांवों को खाली कराना पड़ गया। तो खबरदार में आज हम सबसे पहले सीमा पर पाकिस्तान की नई साजिश का पूरा विश्लेषण करेंगे, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सुबह से तेज फायरिंग हो रही है। कम से कम 100 मोटर पड़े हैं। सुबह सब फायरिंग हो रही है। बच्चे भी अंदर हैं, हम भी अंदर हैं। डर में कुदर का कहाँ जाएं? ये डर के मारे जी फायरिंग चल रही है, इसलिए अंदर बैठे हुए हैं सुबह 7 से। पूरा इलाका धुआं हो रहा है। सन्नाटे को चीरती फायरिंग की आवाज है। घर से बेघर हो जाने का आक्रोश है और माहौल में पाकिस्तान की साजिश के आंखों देखे सबूत हैं। हालात तो बहुत खराब है, बहुत खराब है और पूरा परेशान। जाकर फायरिंग इसी तरह चलती रही तो हमें नींद ही नहीं पड़ेगी। यहाँ खाने का मौका भी नहीं मिलता। मुश्किल है। सभी इधर गांव वाले सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं अंदर, सुबह के भूखे हैं। कोई कुछ खाना वगैरह कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। फायरिंग रुकेगी तो खाएंगे लोग, नहीं तो बाहर कैसे निकलें। सुबह 7:30 बजे से यहाँ ताबड़तोड़ पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है, जिसमें हमारे आप देख ही सकते हो, जिस इलाके में आए हो आप, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह से ही फायरिंग चल रही है और हम स्कूल भी नहीं गए। आज पिछले कुछ दिनों से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम सुबह से घरों में छुपे हुए हैं, बाहर जाने का कोई भी वहाँ से रास्ता नहीं है। बाहर हमें चारों तरफ खतरा दिखाई दे रहा है। ये तड़पते पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है कि सीमा पर फिर से बंदूकें तनी हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का सिलसिला जारी रखा है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी गोलीबारी में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी फायरिंग के बाद इस इलाके के 12 गांवों को खाली करा लिया गया है। नौशेरा, किला दरहल और मंजाकोट में करीब 51 स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2800 स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। अस्पतालों में भी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान की शैतानी को देखते हुए पुंछ के मेंढर में सेना की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बालाकोट सेक्टर में सेना ने किसी भी तरह की मूवमेंट पर रोक लगा दी है। ये ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें हैं जिनसे आप एलओसी पर पाकिस्तान की नाफरमानियों का अंदाजा लगा सकते हैं। शनिवार की सुबह भी पाकिस्तान ने अपने पुराने स्टाइल में सीज फायर की धज्जियां उड़ाई। नौशेरा के लोगों की आंखें खुलती उससे पहले ही पाकिस्तानी बंदूकों के मुंह खुल गए। हमारे छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे जो हैं वो भी उस आवाज से और दहशत में आ गए। वो भी बच्चे सो नहीं सके। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बैठा है। अभी तक हमारे किसी चूल्हे में आग नहीं जली, किसी ने चाय का घुट नहीं पिया है। हम लोग बहुत परेशान और बहुत दुखी हैं। डर तो बहुत है, अंदर है। सुबह से खाना खुना कुछ नहीं है, बच्चे भी ऐसे हैं। इधर हम स्कूल नहीं जा पाए, इधर गोले फाइट चल रही है तो हम पढ़ नहीं पाए। हमारे घर में डर है गोला हमारे घर के पास आके पड़ ना जाए। सीमा पर रहने वालों की जिंदगी का यही ताना बाना है। हुकूमत वो चाहे कश्मीर की हो या दिल्ली की, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करती रहती है, लेकिन जिनका सामना इन गोलियों से होता है वही इसका दर्द जानते हैं। आज भी पाकिस्तानी फायरिंग के रेंज में आने वालों को बंकर की मजबूत दीवारों की सुरक्षा तो दी गई, लेकिन घर छूटने का दर्द तो तब भी बना ही रहा। पाकिस्तान की इस चाल को समझना बेहद आसान है। सीज फायर की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की उसकी साजिश को हमने इस बार भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले भी देते रहे हैं और आगे भी करारा प्रहार होता रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितना हाथ पांव मार ले, दहशतगर्दी की दाल गलने वाली नहीं। अश्विनी कुमार, नौशेरा, आज तक। सच पूछिए तो पाकिस्तान ने अपनी शैतानियों से सीज फायर को मजाक बनाकर रख दिया है। नियंत्रण रेखा नवाज शरीफ सरकार के लिए मानो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती।
आज तक सीज फायर उल्लंघन पर लगातार ग्राउंड जीरो तक जाकर स्थिति का जायजा लेता रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग से सीमा पर कैसा खौफ रहता है, ये आज आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि पड़ोसी देश की चालबाजी का एक बहुत बड़ा सबूत है। न ये हालात नए हैं, न इधर की हुकूमत नई है, न सीमा पार की सल्तनत नई है। भारत और पाकिस्तान की तनातनी के छींटे जब भी इन इलाकों पर पड़ते हैं, यहाँ खलबली मच जाती है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने जवानों के अंग काटने की कायराना हरकत की थी। तब आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और पाकिस्तानी साजिश का शैतानी रूट सामने आया था। पाकिस्तान का इलाका जो कि दूसरी पहाड़ी पे स्थित है, वो पहाड़ी हमारे इस इलाके से कई फीट ऊंची है। ये जो सरहद हम आपको दिखा रहे हैं, ये करीब 17-18 किलोमीटर की सरहद ऐसी है। आप मेरी हाइट से समझ जाएंगे कि सामने जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई से हमारी इस ऊंचाई पर नजर रखना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। और पाकिस्तानी यही करते हैं। उनके जो आउटपोस्ट हैं, वहां से लगातार देखा जाता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। हर एक कार्रवाई पर नजर रखी जाती है। बहुत ज्यादा होती है शेलिंग, उसकी वजह से ना रात को भी सोया जाता है। हर चीज में मतलब परेशानी बहुत ज्यादा होती है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें से निजात चाहिए। हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे स्कूल्स कॉलेज वगैरह बंद होते हैं, फिर हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते और हमारे घरों में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान ने एक साथ साजिश के कई मोर्चे भारत के खिलाफ खोल दिए हैं। पत्थरबाजों की नई फौज तैयार की गई है जो पाकिस्तान के इशारे पर सिर फोड़ने को तैयार रहते हैं। आतंकियों की घुसपैठ लगातार चल रही है और सीज फायर तो मानो मजाक बनकर रह गया है। बीते 12 महीनों में पाकिस्तान ने 268 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी फायरिंग में भारत के 9 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अक्टूबर 2016 में 78 बार और नवंबर 2016 में 88 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। औसतन देखा जाए तो पाकिस्तान हर महीने 22 से 23 बार सीज फायर की धज्जियां उड़ाता है। 2015 और 2016 यानी 2 सालों में पाक के सीज फायर वायलेशन में भारत के 23 जवान शहीद हुए। कश्मीर के त्राल में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आज ही आतंकी हमला भी हुआ, यानी कि एलओसी पर सीज फायर तोड़ना और पाक प्रायोजित आतंकवाद से सरहद के भीतर खून खराबा करने के खेल में पाकिस्तान कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। महबूबा और मोदी दोनों सरकारों के लिए ये वक्त लीक से हटकर कुछ कर दिखाने का है, क्योंकि अब तक की कूटनीति पाकिस्तान को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान तो समझाने बुझाने पर मानने से रहा। जब हम पाकिस्तानी फायरिंग से आम लोगों को बचाने में लगे थे तो वहां के सेनाध्यक्ष एलओसी पर निकियाल सेक्टर में अपने जवानों की पीठ थपथपाने में लगे थे। पाकिस्तान ने आड़ तो ली है अपने जवानों की शहादत की, लेकिन बाजवा की सरहद पर मौजूदगी सबूत है पाकिस्तान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आज तक ब्यूरो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मई को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, मगर इस सुनवाई से पहले ही पाकिस्तान ने पैंतरेबाजी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने सुनवाई के पहले ही यह कह दिया है कि वो अदालत का आदेश नहीं मानेगा। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की नई पैंतरेबाजी। इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा बदमिजाज और बेहिसाब बेईमान पड़ोसी है जो कायदों को कब्र में दफन कर चुका है। नियम क्या होते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत की बात को भी मानने से इनकार करने की बात कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने साफ कहा है कि वो इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी नहीं सुनेंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान नई पैंतरेबाजी की मूड में है। साख तो उसकी गिरती है जिसकी होती है, मगर पाकिस्तान तो दुनिया भर में बदनाम मुल्क है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की पौध उगाई जाती है। उन्हें खाद पानी देकर पूरी दुनिया में आतंक का खेल खेला जाता है। मगर कुलभूषण जाधव के मामले में बेशर्मियत का लबादा ओढ़े पाकिस्तान झूठ का ताना बाना लगातार बुन रहा है।
उसे मालूम है कि कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पलड़ा भारी है। इसीलिए सुनवाई से पहले ही नापाक पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर केस में भारत ने कुलभूषण को फांसी देने वाले आदेश को वियना समझौते के खिलाफ बताया है। 15 मई को नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाधव की फांसी की सजा रोकने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र की वेब टीवी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुनवाई का प्रसारण ICJ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। हेग में सोमवार को एक प्रयास होगा कुलभूषण जाधव के जीवन को बचाने के लिए। हरीश साल्वे भारत की तरफ से करीब 1.5 घंटे तक अपना पक्ष रखेंगे। भारत लगातार ये कह रहा है कि कुलभूषण जाधव को गैर कानूनी तरीके से ईरान से अपहरण किया गया उनका, और फिर पाकिस्तान में एक मिलिट्री कोर्ट में बिना न्याय दिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अब सवाल यह है कि अगर कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट भारत के पक्ष में आदेश देता है और पाकिस्तान उसे मानने से इनकार कर देता है, तो भारत के पास विकल्प क्या है? भारत साउथ एशिया समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। भारत पाकिस्तान पर आर्थिक प्रेशर बना सकता है। भारत पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सेना की ही अदालत में अपील कर सकता है। भारत पाकिस्तान के सेना प्रमुख से माफी की मांग कर सकता है। पाक राष्ट्रपति से सजा माफी की गुहार अंतिम रास्ता है। ये तो वो बातें हैं जो पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत कर सकता है, मगर सवाल यह है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसे मानने से इनकार कर रहा है, वो भारत की अपील कैसे स्वीकार करेगा? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान प्रेम की भाषा समझने वाला पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए, कुलभूषण जाधव को कैसे बचाया जाए, और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे किस तरह घेरा जाए, इस बात पर भी विचार हो रहा है। सरकार भी कह रही है कि कुलभूषण को बचाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाएगा। Our concerned ministries are taking care of it, and I think we have won the international court verdict. It's an important achievement. But Pakistan is not going to. No, let us see how things happen. पाकिस्तान का झूठा दावा है कि जाधव को पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के मशकेल इलाके से गिरफ्तार किया गया था। जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने, सिंध और बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप साबित हुआ है। पाकिस्तान के सैनिक कोर्ट ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई। भारत की तरफ से कुलभूषण से मिलने के लिए 16 बार अपील की गई, मगर हर अपील को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। कुलभूषण अभी किस हाल में है और कहां है, फिलहाल किसी को यह जानकारी नहीं है। तक की अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक कोर्ट इस बात की तरफ निर्देश दे कि पाकिस्तान की सरकार वो सारे कदम उठाए जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्री कुलभूषण जाधव के ऊपर जो मृत्युदंड का मृत्युदंड है उसको क्रियान्वयन न किया जा सके, और पाकिस्तान सरकार कोर्ट को भी बताए कि उसने क्या ये इस संबंध में क्या कार्रवाई करी। दुआ कीजिए कि कुलभूषण सकुशल हों। बहरहाल अब निगाहें इंटरनेशनल कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं जो पाकिस्तान की कारगुजारियों का काला चिट्ठा खोल दे। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की ये जो दोमुही नीति है इससे दुनिया को अवगत कराया जाए और पाकिस्तान भी बाज आए, आतंक के खिलाफ सही कार्रवाई करे, न केवल भारतीय व्यापारी को छोड़े बल्कि आतंक के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। गौरव सावंत, द हेग, आज तक। कल से चीन सबसे बड़ा राजनीतिक शो करने जा रहा है। इस शो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत 130 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, लेकिन इस सम्मेलन में भारत शामिल नहीं हो रहा है। सम्मेलन में भारत क्यों शामिल नहीं हो रहा और क्या है इस सम्मेलन का उद्देश्य, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चीन एक बार फिर कर रहा है चतुराई। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन की चाल, डंक मारने के लिए गणित भिड़ा रहा ड्रैगन। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान के बाद चीन ही ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिससे खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गलियारे वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर 14 और 15 मई को शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 70 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, दुनिया भर के 100 मंत्री स्तरीय अधिकारी, कई देशों के 1200 प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित कर रहा है।
सिवाय भारत के। अजीब है, लेकिन कल ही भारत के साथ रिश्तों की रस्म अदायगी करने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कहने के लिए चीन आर्थिक मंदी से उबरने, बेरोजगारी से निपटने और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वन बेल्ट वन रोड परियोजना को पेश कर रहा है। चीन ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन और बंदरगाह से जोड़ने के लिए वन बेल्ट वन रोड के तहत सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना शुरू की है। इसके तहत 6 गलियारे बनाए जाने की योजना है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से गुजरने वाला चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। भारत का मानना है कि पीओके में उसकी इजाजत के बिना किसी तरह का निर्माण संप्रभुता का उल्लंघन है। किन गलियारों से चीन जाल बिछाने की साजिश रच रहा है वो समझिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा, चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा। चीन अपनी इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के जरिए दुनिया की 60% आबादी यानी 4.4 अरब लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। वो इन पर एक छत्र राज करना चाहता है। वो इनको रोजगार देने का लालच दे रहा है। उसने इस परियोजना को लेकर अपनी नीतियां भी स्पष्ट नहीं की हैं। वो कभी भी अपने वादे से मुकर सकता है। फिलहाल भारत के सभी पड़ोसी देश इस चीनी चाल में फंसते नजर आ रहे हैं, खासकर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, चाहे फिर आतंकवाद का मामला हो या फिर कूटनीति का। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब चीन के रहमो करम पर खुद को आगे बढ़ा पाएगा। चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका को इसमें शामिल करने के लिए राजी किया है। अब देखना यह होगा कि सम्मेलन के बाद भारत का रुख क्या होता है। आज तक ब्यूरो। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना बरकती की हेकड़ी आज उस वक्त हवा हो गई जब कोलकाता पुलिस ने जबरन इनकी गाड़ी से लाल बत्ती उतरवा ली। इमाम साहब बेहद हनक में थे, कह रहे थे कि केंद्र सरकार कौन होती है लाल बत्ती उतरवाने वाली। लेकिन आज पुलिस ने इमाम के तमाम ड्रामे के बावजूद लाल बत्ती से बेदखल कर दिया। आज तक ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि कैसे बरकती लाल बत्ती को नहीं हटाने को लेकर हेकड़ी दिखा रहे थे, मगर अब उनकी बत्ती गुल हो चुकी है। मेरी शहादत के जिम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी, वो मेरे अपने कश्मीरी थे जिनकी हिफाजत की मैंने कसम खाई थी। ये अल्फाज किसी के भी हों, लेकिन ये भावनाएं उमर फैयाज की थी। आतंकवादियों ने जिस लेफ्टिनेंट उमर फैयाम की बेरहमी से हत्या कर दी वो थे तो कश्मीर के, लेकिन वो उमर फैयाज हिंदुस्तानी थे। ये मेरी माँ जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा कसूर क्या था? बस इतना भर कि मैं कश्मीरी होकर भी हिंदुस्तानी था। राजपूताना राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट 10 दिसंबर 2016 को ही मेरी कमीशनिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई। कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज गोलियों से छन्नी मेरा शरीर शोपियां के हरमन चौक पर मिला। मेरी शहादत के जिम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी, वो मेरे अपने, मेरे कश्मीरी थे जिनकी हिफाजत की मैंने कस्में खाई थी। वो ही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। तय करना होगा, या कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान बानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी। उमर फैयाज अपने पिता के दुलारे थे, अपनी माँ की आंखों के तारे थे। दोनों बहनें उमर पर जान छिड़कती थीं, लेकिन एक झटके में इन सब की दुनिया उजड़ गई। वो सदमे में हैं, लेकिन पूरा देश इस परिवार को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि वो अकेले नहीं हैं। आज
सेना ने अपनी तरफ से उमर फैयाज के परिवार वालों को 75 लाख रुपए का चेक सौंपा है ताकि उन्हें कोई आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। जमीला है, पर ये रो क्यों रही है? क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। इन आंखों में ममता हुआ करती थी, प्यार हुआ करता था, उम्मीदें हुआ करती थी, सपने हुआ करते थे। 22 सालों के अनगिनत किस्से हुआ करते थे, लेकिन आज खौफ में लिपटे आंसू हैं। उन आंसुओं में लिपटा सूनापन है और उस सूनेपन में लिपटी सिर्फ नाउम्मीदी है। वक्त भले ही अपनी रफ्तार में भागा जा रहा है, लेकिन शोपियां के इस घर में जिंदगी ठहर सी गई है। भरा पूरा परिवार है, लेकिन चिराग बुझ गया है और उम्मीदों की रोशनी मध्यम पड़ गई है। ऐसे में इन्हें यह बताना जरूरी है कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, पूरी ताकत उनके साथ है। ये भी बताना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। जो भी ताकत हमारे पास है उसकी लिहाज से हम आपको मदद करेंगे। सारी चुनौतियों से लड़ते हुए, हर मुश्किल पार करते हुए इस परिवार ने बेटे उमर को पढ़ाया लिखाया और फिर वह हिंदुस्तान की हिफाजत का और कश्मीर में अमन चैन के कई ख्वाब लेकर फौज में भर्ती हो गया। लेकिन इंसानियत के दुश्मनों ने उमर की कामयाबी पर नजर गड़ा रखी थी और वक्त मिलते ही उसकी जिंदगी छीन ली। गम तो है, लेकिन उमर के अपनों को इस बात का मलाल नहीं कि उनका बेटा फौज में क्यों भर्ती हुआ। मलाल है तो सिर्फ इस बात का कि जिन्होंने भी उमर को मारा वो कश्मीर के दुश्मन थे। आज उमर फैयाज भले ही अपने परिवार के साथ नहीं, लेकिन फौज ने उनके माँ बाप, 2 बहनों, चाचा चाची और दादा दादी को भरोसा दिला दिया है कि वो अकेले नहीं है। उमर जैसे सैकड़ों सपूत उनके साथ हैं और उनकी वो हर ख्वाहिश पूरी करेंगे जिसकी उम्मीद उन्होंने उमर से लगा रखी थी। आपको आर्मी की तरफ से जो आपकी लागू है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से जो लागू है, वो 75 लाख का चेक मैं लेके आया हूँ। कबूल करिए, आपका हक है, ये हक के हिसाब से मिला है। ये राजरिफ रेजिमेंटल का भी ये चेक है। सिर्फ फौज नहीं, पूरा हिंदुस्तान उमर फैयाज के साथ है। उमर के परिवार के हौसलों को सलाम, उमर के हौसले को सलाम, हीरो को सलाम। उमर फैयाज भले ही शहीद हो गए, लेकिन कश्मीर के युवाओं को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। चुनौतियों से लड़कर हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल होने का संदेश देने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि सेना ने अब आर्मी स्कूल का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के नाम पर कर दिया है। उमर फैयाज की शहादत बेकार नहीं जाएगी। रोशनी जलने लगी है। घाटी से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों उमर की टोली निकलेगी, जो बंदूक तो उठाएगी लेकिन अपनों के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मनों के खिलाफ। ऐसे हजारों उमर सामने आएंगे जो अपने भाइयों के सीनों को छलनी नहीं करेंगे बल्कि हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। उमर फैयाज के हौसले को सलाम, जिन्होंने फौज में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उमर फैयाज के माता पिता के हौसले को सलाम, जिन्होंने अपने बेटे को सेना में भेजा। उमर फैयाज की शहादत से कश्मीर ने अपना एक ऐसा नगीना खो दिया जिसने घाटी की सुरक्षा की कसम खाई थी। उमर फैयाज के दोस्तों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें शब्द उनके अपने हैं लेकिन भावनाएं उमर फैयाज की हैं। चार सालों पहले तक वो सिर्फ उमर थे, कुलगाम के फैयाज परिवार के उमर। आने वाले 8 जून को उमर अपना 23वां जन्मदिन मनाते। मैं उमर फैयाज कुलगांव के सुरसोना गांव का रहने वाला। मेरे वालिद एक किसान, मैं उनका इकलौता बेटा। मेरा शौक हॉकी खेलना। अभी 8 जून को मैं 23 पार करने वाला हूँ।
बचपन से ही उमर को कश्मीर और हिंदुस्तान से प्यार था। करीब 4 साल पहले 12वीं पास की और एनडीए में भर्ती हो गए। एकेडमी में उन्होंने होनहार छात्र के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उमर फयाज को मैंने बड़ा क्लोजली 15 दिन देखा था और बहुत ही होशियार और होनहार ऑफिसर थे, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और देश के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे। जब ये खबर हमें मिली, क्योंकि हमारे साथी थे, ही वाज अ ब्रदर ऑफिसर, और दुख हुआ क्योंकि ऐसा कायरतापूर्ण कार्य जो टेररिस्ट ने किया है, ये जो कार्य है, ये कश्मीर की जनता इसको माफ नहीं करेगी। मैं उमर फयाज, हिंदुस्तानी। ट्रेनिंग और पढ़ाई के दौरान उमर ने हर चुनौतियों को पार करना सीखा और हिंदुस्तान की हिफाजत की कस्में खा ली। उमर को उम्मीदें थी घाटी में फिर से भाईचारे और खुशहाली की बयार बहने की और कश्मीर के गुमराह युवाओं को मुख्य धारा में लौटने की। पहले इंटरेक्शन में हमें लगा, मैं उनका ऑफिसर इंचार्ज था उनका वो ट्रेनिंग कैप्सूल कराने के लिए, और पहले इंटरेक्शन में मुझे लगा कि इस ऑफिसर में एक जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, एक चेंज लाना कश्मीर के युवाओं के बीच, एक रोल मॉडल बनना, ताकि उसको बहुत लोग फॉलो कर सकें, उसका अनुसरण कर सकें, और कुछ हट के करना वो चाहता था। और मैं भी वो उस फैमिली से आता था कि सभी कुछ ऑड्स को दूर करते हुए भी वो उस लेवल पे पहुंचा, तो वो इससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था और उसकी फैमिली को उसके ऊपर करती। 5 महीने पहले पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी हुई तो राजपूताना राइफल्स में कमीशनिंग हो गई। ममेरी बहन की शादी थी, लिहाजा पहली बार छुट्टी ली और शोपियां आए, लेकिन दहशतगर्दों को उनके आने की खबर मिल गई। आतंक के सौदागरों ने उन्हें बहन की नजर के सामने से अगवा कर लिया और बेरहमी से हत्या कर दी। उमर फयाज तो शहीद हो गए, लेकिन उनके ये सवाल घाटी में हमेशा गूंजते रहेंगे, कश्मीर के युवाओं को परेशान करते रहेंगे। मेरे कातिल कौन थे? मेरे खून के दाग किसके दामन पर लगे? वो कौन थे जो एक कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन थे? मेरी शहादत के जिम्मेदार न पाकिस्तानी थे न हिंदुस्तानी, वो मेरे अपने, मेरे कश्मीरी थे, जिनकी हिफाजत की मैंने कस्में खाई थी, वही मेरे खूनी निकले। ये महज मेरे दुश्मन नहीं, ये पूरी घाटी के दुश्मन हैं। उमर फयाज के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। या तो उन दहशतगर्दों से फौज अपना हिसाब बराबर करेगी या वो खुद अपने बिछाए जाल में फंसेंगे। लेकिन कश्मीर के युवाओं को अब ये तय करना होगा कि वो कश्मीर में गोलियों की आवाज चाहते हैं या फिर अमन की बयार। ये तय करना होगा कि वो हाथों में पत्थर चाहते हैं या गुलाबी सेब। यहाँ एक उमर फयाज नहीं, घाटी फयाजों की टोली है। अमन चमन के लिए मैंने तो अपनी कुर्बानी दे दी। अब तय कश्मीरियों को करना है कि घाटी में किलकारियां गूंजे या बंदूकें, हाथों में पत्थर हों या गुलाबी सेब, टोलियां उठें या जनाजे निकले, घाटी जन्नत बने या जहन्नुम। चाहते तो उमर फयाज भी आतंक की राह पर चल पड़ते, बहकावे में आकर जिहाद की बातें करके हाथों में पत्थर उठा लेते, लेकिन नहीं। उन्हें पता था कि घाटी में अमन आतंक और दहशतगर्दी से नहीं बल्कि देश की हिफाजत से ही आ सकता है। उमर फयाज ने हिंदुस्तानी बनने का रास्ता चुना, बुरहान वानी बनने का नहीं। आज कश्मीर के युवाओं को भी ये तय करना है कि वो बुरहान वानी बनेंगे या उमर फयाज हिंदुस्तानी। मैं उमर फयाज हिंदुस्तानी। तय करना होगा, यहाँ कायर रहेंगे या दलेर, बुरहान वानी रहेगा या उमर फयाज हिंदुस्तानी। आज तक ब्यूरो। आतंक और खून के सौदागरों ने उमर फयाज को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन सवाल एक उमर फयाज का नहीं है बल्कि घाटी के ऐसे तमाम उमर फयाजों का है जिनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम दिल्ली और मुंबई में उमड़ पड़ा तो ये साफ हो गया कि पूरा देश घाटी के उमर फयाजों के साथ पूरे दम के साथ खड़ा है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत को लेकर गम है, गुस्सा है और सवाल है। सवाल ये कि आखिर उमर का कसूर क्या था? सवाल ये कि आखिर कब तक घाटी के उमर शहीद होते रहेंगे?
के शहीद को श्रद्धांजलि देने दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाथों में कैंडल लिए जब लोगों का हुजूम उमड़ा, तो पुलिस और सेना से भी सवाल हुए कि आखिर कब पकड़े जाएंगे लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिल। देख सकते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इस मार्च में शामिल हो रहा है और हर कोई अपनी तरफ से कैंडल लगाकर उमर को एक जो शहादत है उनकी शहादत के लिए याद करना चाहता है। मैम आप ये कैंडल मार्च कर रही हैं, आपको क्या पता है इसके बारे में? उन्होंने इतने हमारे देश की तरह बलिदानी दी है, इतने जवानी में, इतने से छोटे से बचपन में जिसकी 22 साल की उम्र है, वो इतना हमारे देश के लिए किया, उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर कोई जो भी इंडिया गेट में मौजूद है और इसके अलावा भी लोग दूर दूर से शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। तो सेना की ओर से जवाब मिला, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच शोपियां पुलिस का दावा है कि उन दहशतगर्दों की पहचान कर ली गई है जिन्होंने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज पर गोलियां चलाई। आतंकवादी अब्बास अहमद भट्ट, आतंकवादी इशफाक अहमद ठोकेर, आतंकवादी गयासुल इस्लाम ठोकेर, ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के वो आतंकी हैं जिन्होंने फौज के एक जोशीले चेहरे को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। शोपियां पुलिस ने इन दहशतगर्दों की पोस्टर जगह जगह चिपका दी है ताकि कोई जानकारी मिल सके। We have also released hue and cry notices against them, and the general public is encouraged to give any information with respect to their whereabouts. अब सिर्फ उमर के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि शहीद के कातिलों से हिसाब कब बराबर होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।